औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कूलम लॉ। यानी आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ के हवाले से कि कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, कूलम एक साइंटिस्ट था। उसने ये लॉ पेश की थी इस मकसद के लिए कि जब टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हो तो एक दूसरे के साथ एक फोर्स के ज़रिए इंटरेक्शन करते हैं। उस फोर्स को कैसे मेजर किया जाए, उस मकसद के लिए ये लॉ जो है उसने प्रपोज की। इस लॉ का नाम जो है कूलम लॉ रखा गया था। इसके बाद आती है कूलम लॉ के स्टेटमेंट की तरफ कि कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है। कूलम लॉ जो है इसका स्टेटमेंट ये है कि जब टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस हो तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। वो जो फोर्स है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। इसका मकसद ये है कि इन्हें हम इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को डबल कर ले तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड भी डबल होता है। और जब हम इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को हाफ कर ले तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी हाफ हो जाएगा। ये एक बात हो गई। इसके बाद जो है एक और बात है वो ये है कि जब हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उसका स्क्वायर ले लें और वो स्क्वायर की वैल्यू को हम डबल कर ले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये हाफ हो जाएगा। और जब हम इस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की वैल्यू को हाफ कर ले तो वो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डबल हो जाएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इनवर्स रिलेशन होता है। ये जो है ये कूलम लॉ का स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसका इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और जो यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर लिखा है, आर जो है ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को डिनोट करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है। इस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के साथ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। जब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो K है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। यानी ये मैथमेटिकल रूल है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह हम इक्वलिटी के साथ साथ एक कांस्टेंट भी लगाते हैं। उस कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है। इन्हें K जो है ये कूलम कांस्टेंट है। K जो है ये कूलम कांस्टेंट है और K की वैल्यू जो है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ साथ इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर फ्री स्पेस K की जो वैल्यू है वो बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ पर 4 और पाई जो है ये कांस्टेंट नंबर है और एप्सिलॉन नॉट जो है इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी से मुराद यानी परमिटिविटी मींस अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। यानी परमिटिविटी से मुराद ये है कि एक मीडियम या एक मटेरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितनी डिक्रीज कर सकती है, ये जो है ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। ये परमिटिविटी का लफ्ज़ परमिशन से निकला है और परमिशन का माना है इजाज़त। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब किसी मटेरियल या मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होगा। और जब किसी मीडियम का
परमिटिविटी कम हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी जो है उसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर ले, ये फ्री स्पेस के लिए मैंने आपको पहले कहा कि के की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बराबर होती है। यहाँ पर मैंने इन्हें वैल्यूज जो है वो पुट की है, पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट की है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो के की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगी। सो फ्री स्पेस के लिए के की जो वैल्यू है यानी कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की बराबर होती है। ये जो है ये वैल्यू सिर्फ फ्री स्पेस के लिए है। अदर मीडियम के लिए ये वैल्यू जो है ये 9 × 10⁹ की बराबर नहीं होती, वहाँ पर ये चेंज हो सकती है। मीडियम के प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस वैल्यू में चेंज आ सकती है। सो ये वैल्यू जो है ये सिर्फ फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होती है। इसके बाद हम आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एक किस्म की फोर्स है और हर किस्म का फोर्स जो है वो वेक्टर नेचर रखता है। ये फोर्स जो है ये हमेशा वेक्टर नेचर रखते हैं, यानी इसका हमेशा के लिए एक खास डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। इन्हें कूलम लॉ को जो है हम इन्हें अब हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को राइट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 चार्जेस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट्स। सो ये दोनों चार्जेस जो है ये सेम साइन वाले चार्जेस है, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज में भी आपको कहा था कि 2 सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और 2 अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने इस एग्जांपल में दोनों चार्जेस को सेम साइन वाले ले लिए। ये दोनों जो है ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये चार्ज मैं Q1 लेता हूँ और ये चार्ज जो है इसे मैं Q2 से डिनोट करता हूँ। और फॉर एग्जांपल ये जो चार्ज Q1 है ये चार्ज Q2 पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो F12 है। F12 जो है ये वो फोर्स है जो कि Q1 चार्ज जो है ये Q2 पर एक्सर्ट करते हैं और F21 जो है ये वो फोर्स है जो कि Q2 चार्ज Q1 पर एक्सर्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिखा है F12 वेक्टर फॉर्म में ये फोर्स मैंने लिखा है F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर R12। ये जो R है इसके हेड पर मैंने कैप लिया है R कैप, ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं और यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस फोर्स के डायरेक्शन को जाहिर करते हैं, क्योंकि फोर्स जो है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर जो R12 है ये इस फोर्स के डायरेक्शन को जाहिर करते हैं। इसका R12 का मतलब ये है कि ये जो फोर्स F12 है इसका डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है, यानी ये Q1 का फोर्स है Q2 पर, सो इसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स Q2 है। सो इसलिए यहाँ पर मैंने R12 लिखा है, इसका मतलब ये है। यहाँ पर मैंने एक और इक्वेशन लिखा है F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21, यानी R कैप यहाँ पर एक और यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये R21 है और पहले इक्वेशन में मैंने लिखा था R12।
ये दोनों जो है ये यूनिट वेक्टर्स है। और यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर्स है ये इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन को जाहिर करते हैं। यहाँ पर R21 जो है ये F21 फोर्स के डायरेक्शन को जाहिर करते हैं। R21 का मतलब ये है कि ये जो फोर्स F21 है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स टुवर्ड्स Q1 है। यानी ये जो फोर्स है ये Q2 का फोर्स है Q1 पर, रिपल्सिव फोर्स है। और इसका डायरेक्शन जो है इस यूनिट वेक्टर से हम निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है। सो ये जो है ये कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म हुआ। यहाँ पर एक और अहम पॉइंट जो है वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्टूडेंट ये जो है ये बहुत अहम बात है कि यानी जो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू चार्जेस है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है और दूसरी चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है। सो ये दोनों चार्जेस जो है ये एक दूसरे पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक चार्ज के एक चार्ज के मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो तो वो दूसरे चार्ज पर ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये बात जो है ये गलत है। इन्हें दोनों चार्ज जो हो ये फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड के भी हो तो वो फिर भी एक दूसरे पर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट करते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ के जैसा है, उसका एनालॉगस है। यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस के माबैन ये न्यूटन थर्ड लॉ का एनालॉगस है। जैसा कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन फोर्स हैज अ रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है और एक्शन एक्शन फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स का बराबर होता है। एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम इन मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक्शन का डायरेक्शन और रिएक्शन का डायरेक्शन एक दूसरे के निस्बत जो है ये अपोजिट होते हैं। सो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एनालॉगस है, उसके जैसा है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये जो है ये कूलम लॉ के हवाले से आज हमने क्लास ले ली। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम आपके साथ मुखातिब होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।